हाँ नमस्कार, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? साइन दीजिए कोई। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? There may not be anyone live right now, sir. If people come online, then you will see the count of the live viewer here. अच्छा अच्छा। But you can continue, I think. They'll join with time later. अर्पण कुमार जी सुन पा रहे हैं हमें? कोई आया नहीं अभी तक शायद। वो हाँ यस। तो मित्रों नमस्कार, मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सुनने के लिए बुलाया। डॉक्टर इंदिरा रायसम गोस्वामी, जिन्हें असम में लोग बहुत प्यार से मामनी रायसम गोस्वामी कहते हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आप लोगों के बीच हूं। और कहीं भटक न जाऊं अप्रासंगिक बातों में, इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूं ये स्मरण श्रद्धांजलि। इसका शीर्षक है उड़ गई वैष्णवी बुलबुल। नवंबर 29 को असमिया लेखिका डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी उर्फ प्रोफेसर मामनी रायसम गोस्वामी की पुण्यतिथि मानी जाती है। मैं ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो इतनी जल्दी ब्रह्मलीन हो गई। लगता है अभी फोन खड़केगा और उनकी स्नेहिल आवाज से कमरा स्पंदित हो उठेगा। कई बार टोकने के बावजूद मुझे वो उदयभान जी और आप अपनी ही कहती थी। वो मुझसे केवल 3 साल बड़ी थी और मेरा आग्रह रहता कि वो बड़ी बहन की तरह अनौपचारिक होकर मुझे केवल उदय भानु और तुम यानी तुम ही कहें। किंतु अभिजात का उनका अपना प्रोटोकॉल था जिसे वो जीवन भर निभाती रहीं। वो मुझे बड़ी बहन सरीखा स्नेह देती रहीं और मेरे दुर्बल क्षणों में मुझे अपनी जिजीविषा से प्रेरित भी करती रहीं। जैसे कहना चाहती हूँ, सर्वधर्म परित्यज्य साहित्यम शरणम व्रज। उनसे अप्रत्याशित रूप से चिर विदाई केवल मुझे ही नहीं, उनके हजारों हजार भक्तों और प्रशंसकों को दुख देती है। किंतु मुझे जिस बात का गहरा पश्चाताप है, उसके लिए शायद मैं जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। 2003 में रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ वर्षों के लिए गुवाहाटी चला आया था और वहाँ का लैंडलाइन फ़ोन नंबर दूसरा था। मामनी दी का कोई कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से 2003-2004 में आने वाला था। मैं बीच में डिफू चला आया था और असमिया कहानी के हिंदी अनुवाद के अंतिम संपादन के लिए डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, भारतीय ज्ञानपीठ के तत्कालीन निदेशक, और उन्होंने मुझे कॉल किया। किंतु मेरा आयुष्मान उपांशु कॉलेज चला गया था। किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब मैं डिफू से गुवाहाटी वापस लौटा, मामनी दी से बात हुई। उन्होंने हमेशा की तरह खुश लहजे में कहा, उदयभान जी, ज्ञानपीठ आपकी कार्यकुशलता में पूरी आस्था रखता है। डॉक्टर श्रोत्रिय और हम चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले आएं और इस अनुवाद को एक बार और देख लें। आप सहमत दें तो एयर टिकट भिजवा दें। मेरे बेटे को उस समय डॉक्टर से भी ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी और उस समय वो पीजी बरुआ कॉलेज गुवाहाटी में पढ़ भी रहा था। इस बात को लेकर भी थोड़ा संकोच था कि असमिया भाषा पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, लिहाजा मैंने माफ़ी मांग ली। मामनी दी और ज्ञानपीठ ने मेरे जैसे ज्ञात कुलशील पर इतना भरोसा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ मैं अत्यंत विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि मामनी दी की तरह डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय साहब भी वैष्णव व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रोत्साहन दिया था। जब वो समकालीन भारतीय साहित्य के अतिथि संपादक थे,
पूर्वोत्तर भारत विशेषांक निकाला और इस पूरे इलाके के कई साहित्यकारों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में हुआ। मामुनी दी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो लगभग स्थित प्रज्ञ थी। मैंने ये प्रयास किया है कि उनके साहित्य पर तो चर्चा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। आज मैं उनके बारे में ही कुछ बोलने की धृष्टता करूंगा। मैंने ये कहा कि वो इस लगभग स्थित प्रज्ञ थी। उन्होंने मेरी असमर्थता को मेरा बहाना न माना। 2004 तक उनका कहानी संग्रह शायद नीले पर्वत की कहानियाँ ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से निकल आया और अनुवाद बहुत ही अच्छा था। मेरा दूसरा पश्चाताप इस बात को लेकर है कि मैं 2010 में प्रकाशित अपने प्रथम अंग्रेजी उपन्यास कन्फेशंस ऑफ अ फेक ऑर्फन का विमोचन मामुनी दीदी से करवाना चाहता था। अब वो गुवाहाटी में रहने लगी थी और 2008 तक अपना काम खत्म कर मैं डिफू वापस अपने घर रहने लगा था। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी मारवाड़ी पुस्तकालय उनके सम्मान में एक अनुष्ठान करने वाला है और वहीं वो मेरी पुस्तक का विमोचन कर देंगी। 1999 में जब मेरे प्रथम हिंदी उपन्यास बिरहातु सुल्तान बिहार पब्लिशिंग कॉरपोरेशन दिल्ली से छपकर आया, उन्होंने फरवरी 1999 में होने वाले सेमिनार में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय आमंत्रित किया। जब मैंने उनसे इसके विमोचन के अनुरोध किया, वो बोली कि सेमिनार के समापन के दिन अशोक वाजपेयी साहब से आपके उपन्यास का विमोचन करवाऊंगी। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए उनकी संस्तुति बहुत ही सहायक हुई थी। यहाँ मैं एक नैतिक संकट में पड़ गया। मैं अपने पहले अंग्रेजी उपन्यास का विमोचन 2010 में अपने सत्कार में कराना चाहता था। मेरे संबंध मारवाड़ी पुस्तकालय से बहुत घनिष्ठ थे, किंतु मुझे 1993 में साल भर तक दैनिक हिंदी सेंटिनल गुवाहाटी में चली प्रेस की जंग भूली नहीं थी। मेरे निबंध द्रोणाचार्य सावधान और वशिष्ठी मन और असम का हिंदी समाज ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नकली कामरेडों, दलालों और पार्ट टाइम व्यापारियों को बुरी तरह बेनकाब किया था। इन दलाल टाइप लोगों ने कई सारे राजस्थानी लोगों को मुझसे कटु बना दिया था। मुझे लगा कि यदि किसी एक व्यक्ति ने भी कोई टीका टिप्पणी की तो ये बात मेरे आत्माभिमान को आहत करेगी। सो मैंने विनम्रतापूर्वक मामुनी दीदी का ये सुझाव टाल दिया कि मेरी किताब का विमोचन मारवाड़ी पुस्तकालय में हो। फिर मेरी किताब का विमोचन असम के प्रसिद्ध कवि कथाकार और पूर्व डीजीपी हरे कृष्ण डेका ने किया। उसके कुछ ही दिनों बाद अच्छी भली मामुनी दीदी बीमार पड़कर दिल्ली के एम्स में गहन चिकित्सा कक्ष में चली गई। 2011 में जब मेरे डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की सलाह दी, मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। मेरी बड़ी बेटी रिचा, जो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, ने बताया कि मामुनी आंटी दिल्ली एम्स से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी गई हैं और अब वेंटिलेशन पर हैं। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के बावजूद उनको वेंटिलेटर पर देखने का साहस मुझ में नहीं था और रिचा को भी मेरे संवेदनशील स्वभाव को लेकर बहुत भय था, क्योंकि उस समय तक डॉक्टर राजकुमार भारतीय साहब ने मुझे दिल की जो औषधियाँ दी थीं वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। मेरी बेटी प्राय बायदेव से मामुनी दीदी से अक्सर मिलने जाती थी, क्योंकि तब तक वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी गई थी। आज मामुनी दी की स्मृतियाँ टुकड़े टुकड़ों में नमूदार हो रही हैं। उनकी अनुमति लेकर मैंने राइटर्स वर्कशॉप कलकत्ता से 1994 में आने वाली अपनी किताब व्हेन नेहरू वाज वेलेड उन्हें समर्पित की थी। जब मुझे पता चला कि मामुनी दी अपनी मां के स्वर्गवास पर गुवाहाटी आई हैं, हिंदी सेंटिनल के मुख्य संपादक चंद्रेश्वर जी के साथ उनका इंटरव्यू लिया। असम साहित्य सभा का जीवन सदस्य होने के कारण मैं शिवसागर में साहित्य सभा के अधिवेशन में गया था। सरदार खुशवंत सिंह
मुख्य अतिथि होकर आए थे, किंतु एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। असमिया समाज असम साहित्य सभा के मुख्य अतिथि को इतना सम्मान देता है कि देवता भी उस अतिथि से स्पृहा करने लगे, किंतु वो समय असम के लिए किसी नैतिक संकट से कम न था। उसी बीच मामनी दी की आत्मकथा आधा लिखा दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद माय अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी की समीक्षा सरदार खुशवंत सिंह ने की थी। सारे बवाल और संभ्रांति का ज्वालामुखी केवल एक शब्द प्रेमिक को लेकर फूटा था। अंग्रेजी अनुवादक ने प्रशंसक एडमायरर शब्द न लिखकर लवर लिख दिया था। यद्यपि अंग्रेजी के शब्द लव की उत्पत्ति संस्कृत के लव धातु से हुई है, किंतु अंग्रेजी के उसज में शब्द अपनी वैष्णवी गुणवत्ता खो देता है। इसमें कोई शक नहीं कि खुशवंत सिंह तंग नजरी और गंदी राजनीति से मुक्त थे, किंतु उन्होंने इस व्याख्या से असमिया समाज को आहत किया था। मैंने साक्षात्कार में खुशवंत सिंह के बारे में लिखा था, आप कैसे खालसा हैं जो मामनी जैसी वैष्णवी बुलबुल के पंख पर पत्थर मारते हैं। जब 1993 में मैं मामनी दीदी पर लिखे इस साक्षात्कार की प्रति उनको देने गया और एक पुलिस अफसर की सहायता से उनका घर गोस्वामी इनक्लेव ढूंढ पाया, मैंने जल भुनकर हिंदी सेंट्रल में एक लिखा, खो गया है आशियाना बुलबुल का। उस इंटरव्यू में मामनी दीदी ने बताया था कि जब वो शिलांग में पढ़ती थी तो उन्हें हिंदी बहुत प्रिय विषय के रूप में लगता था और आज आप बुलबुल जा रे बुलबुल एक कविता थी, उसको पूरा सुनाया था उन्होंने। तो उसके बाद जब भी मैंने उनके बारे में लिखा, उनको वैष्णवी बुलबुल ही कहा। मेरा मासूम गुस्सा इस बात को लेकर था कि इतनी बड़ी विदुषी का घर खोजने में इतना समय क्यों लगना चाहिए। ये भी कैसा संयोग था कि मेरी बेटी ऋचा की ससुराल 2001 में मेरी बेटी की शादी जस्टिस मीरा शर्मा के छोटे बेटे रणदीप से हुई थी। मामनी दी के घर के एकदम पास निकली। मेरी समधिन आदरणीय जस्टिस श्रीमती मीरा शर्मा और गोस्वामी परिवार काफ़ी आत्मीय रहे हैं और मामनी दीदी इस संबंध से बहुत खुश भी हुई थी। ये भी कैसा संयोग है कि गोस्वामी इनक्लेव को उसी मोहल्ले से जोड़ने वाली मेरी लड़की की ससुराल की सड़क के सामने जो सड़क है उसका नाम अब मामनी रायसम गोस्वामी पथ कर दिया गया है। यहाँ हिंदी समाज और हिंदी प्रदेशों की सरकारों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी अवधि तक चली इस लेखिका की चिकित्सा का खर्च असम सरकार उठाती रही। शायद चिकित्सा पर खर्च हुई राशि करोड़ों में थी। असमिया समाज इतना प्रबुद्ध है कि वो साधारण लेखक और कवि को सर आंखों पर बिठाता है और मामनी दी ने तो अपनी कलम के बल पर पूरे संसार में ख्याति अर्जित कर ली थी। जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हुई, जिम्मेदार लोग बताते हैं कि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लगभग 7 लाख लोग नवग्रह स्मशान स्थल पर उपस्थित हुए थे। भूपेन हजारिका के बाद ये दूसरा ऐसा ऐतिहासिक अवसर था जिसमें जनता किसी शिल्पी या साहित्यकार को ऐसी भावभीनी विदाई दे रही थी। हमारे महान पूर्वजों ने अक्षर को ब्रह्म कहा और कवि को कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा है, किंतु हमारे हिंदी अंचल में साहित्यकार निराला भुवनेश्वर और स्वदेश दीपक किसी त्रासदी झेलते हैं। किंतु 4.5 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश असम में हिंदी साहित्य पढ़ने और लिखने वालों की संख्या लगभग 225 करोड़ होने के बावजूद मामनी जी को रॉयल्टी से जो कुछ मिलता था वो बहुत ही सम्मानजनक था। असम की समृद्ध परंपरा ने उन्हें इतना बड़ा सहारा दिया था। प्रोफेसर इंदिरा गोस्वामी जो असम में उस समय एक जीवित किंवदंती हो चुकी थी, मेरे संपर्क में तभी आ सकी जब आदरणीय रघुवीर सहाय ने दिसंबर 1989 दिल्ली में मुझे स्नेहपूर्वक झिड़की दी। जब पूरा यूपी ही छोड़ दिया, तब आप क्यों हिंदी लेखकों को लेकर इतने परेशान हैं? अब आपका रिश्ता असम के लोगों से है और आपको डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी को विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहिए,
दिल्ली में उपलब्ध जितने भी असम के साहित्यकार, संस्कृत कर्मी या जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बुलाइए। इंदिरा जी तो बहुत सरल और सहज स्नेहालु महिला हैं, उन्हें आप फोन करिए। मेरी पहली हिंदी पुस्तक सतवंती वाणी प्रकाशन दिल्ली से आने वाली थी और 2 जनवरी की फिक्की में एक हाल आरक्षित कर रखा गया था। मैं दिसंबर 1988 से ही दिल्ली के कारबी भवन में सपरिवार डेरा डाले हुए था। तब मामुनी दी शक्तिनगर के किसी किराए वाले मकान में रह रही थी। मैंने जब ये कहा कि मैं उनको आमंत्रित करने उनके घर आना चाहता हूँ, उन्होंने पहले मुझे बधाई दी और पूछा कि यह कितने नंबर की प्रकाशित कृति है। मैंने पहली अंग्रेजी किताब मिस पतंगिया इज़ ब्यूटीफुल का नाम लिया। मुझे किंचित लज्जा आ रही थी, किंतु वही इस शीर्षक पर खुलकर हंसी और मैंने कहा कि यह फ्यूलता का संग्रह है। मैं इतना कूढ़मक्स था कि ये भी नहीं समझता था तब कि पतंगिया सवर्ण असमिया लोगों की उपाधि है। उन्होंने कहा, देखिए, आपको मालूम होगा कि हम लोग कितने अनौपचारिक हैं। केवल तकल्लुफ़ के लिए इतनी दूर मत दौड़िए, टैक्सी वाले लूट लेंगे। जब विमोचन खत्म हो जाएगा पूरी फैमिली को खाने पर बुलाऊंगी, मेरा ड्राइवर आप लोगों को ले आएगा। 2 जनवरी 1989 को फीकी स्वागत कक्ष में मामनी दी को पहली बार देखा। मुझे मालूम था कि ईश्वर ने अल्पायु में ही उन्हें वैधव्य से अभिशापित कर दिया था। उनका विवाह केरल के किसी कुलीन ब्राह्मण इंजीनियर रायसम से हुआ था। एक मेहनत कश की जान बचाने के लिए तरुण इंजीनियर रायसम ने अपनी जान दे दी थी। पूरे भारत में सारे हिंदुओं के बीच असमिया हिंदू बहुत गत्यात्मक और प्रगतिशील है। परिवार और समाज के लोगों ने मामनी दी की शादी करवानी चाहिए, किंतु उन्हें अपने स्वर्गीय पति माधवम रायसम साहब से इतना प्रेम था, वो इतना बधी थी उनके प्रेम के साथ कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। अपने पति की भस्मी को उन्होंने चांदी के कलश में पूजा गृह में रख दिया था। लोग स्त्रियों पर सहानुभूति खोजी, सिंपैथी सीकिंग होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन उनकी तमाम विशेषताओं के अतिरिक्त मैं ये कहूँगा कि मामनी दीदी ने कभी कोई मातमी चेहरा नहीं पहना। उनको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। शायद वो कभी येट्स के उस अपार्थिव प्रेम दर्शन में विश्वास करती थी जो उनकी विश्व विशुद्ध कविता व्हेन यू आर ओल्ड में कहता है कि प्रेम उड़ गया था और उसने बादलों में अपना मुख छुपा लिया था। कुरुचपूर्ण विषदंशक जिह्वाएं अपना काम कर रही थी और उनके खिलाफ अफवाहों का बाजार गर्म हुआ करता था, लेकिन इस वीरांगना महिला ने संसार की परवाह नहीं की। उन्होंने किसी की थोड़ी भी संवेदना नहीं ली और लेखन, स्वाध्याय तथा दुखी लोगों की सेवा को अपना स्वधर्म मान लिया। फीकी सभागार की याद जीवन भर बनी रहेगी। उसने मुझे न केवल मामनी दीदी से अपितु पूरे असम से जोड़ दिया। अपने विमोचन भाषण में उन्होंने कहा था कि देश के लेखक समन्वय पुरुष हैं और 2 समाजों के बीच वो सेतु का काम करते हैं। वह न केवल आई अपितु बहुत समय दिया। मेरे परिवार, खासकर मेरे 3 बच्चों को उन्होंने प्रेरणा दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपके गल्प पर कुछ लिखूंगी। वह इतनी व्यस्त थीं कि साल में लगभग आधा दर्जन किताबें असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। जनवरी 1995 में गुवाहाटी की प्रसिद्ध पत्रिका श्रीमयी में उन्होंने उदय भानु पांडेयर गल्प यानी उदय भानु पांडे की कहानियाँ शीर्षक से एक समीक्षा लिखी, जिसमें उन्होंने मेरी प्रथम कहानी नगीना और आग को बहुत पसंद किया था। पत्रकार, अनुवादक और लेखक विनोद रिंगानिया द्वारा संपादित और लेखक दिनकर कुमार द्वारा अनुदित
ये आलेख 24 फरवरी 2 मार्च के पूरब सप्ताह में उदयभान पांडे की कहानियां शीर्षक से छपा था। अपनी उदारता में मामनीदी ने लिखा था, आई कोट, असम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई उदयभान पांडे की कहानियों को असमिया अनुवाद होने से असमिया लोग निश्चित रूप से इन कहानियों को अत्यंत आदर के साथ स्वीकार करेंगे। आई अनकोट। मैं प्रायः अज्ञात कुलशील था और तब मेरी 3 किताबें ही प्रकाशित हो पाई थी। असम के लेखकों ने इस वैष्णवी उदारता की परंपरा को अब तक संजो कर रखा है। मामनी दीदी के लेखन का उत्स और सौंदर्य उनकी वैष्णवी करुणा में है। मैं मनुष्य जात के सबसे बड़े धर्म की व्याख्या इस तरह करूँगा कि जिसमें जितनी अधिक करुणा है उतना ही अच्छा व्यक्ति है। और शायद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कविता, हमारी संस्कृत कविता ने उसी करुणा के उत्स से ही जन्म लिया था। जब वाल्मीकि ने उस पक्षी मार के अकृत्य से, दुष्कृत्य से आहत होकर मानशात प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वती समा कहा था, तो संसार का सारा विश्व साहित्य, संसार का सारा साहित्य करुणा के उत्स से निकलता है। मामनी दीदी के लेखन का उत्स और सौंदर्य उनकी वैष्णवी करुणा में है। सामंती परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने सर्वहारा, अभिशप्त, पतित और प्रताड़ित स्त्री पात्रों की कहानियां और उपन्यास का सृजन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो न जाने कितने अभागे और संघर्षरत छात्र छात्राओं को अपनी करुणा और वात्सल्य से नवाजती रही। वह अकाल महत्वाकांक्षा से दूर थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि पद्मश्री पुरस्कार अस्वीकृत करना मेरे लिए अच्छा रहा या नहीं, तब मैंने कहा था कि पद्म भूषण से कम आपको कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। उन्हें प्रशंसा की भी लिप्सा नहीं थी। दी टेलीग्राफ में छपी एक खबर के हवाले से मैंने उन्हें बताया कि एक दिन पोस्ट ऑफिस का एक डाकिया उर्दू में अनुदित उनके कालजे उपन्यास उए खुआ नताल हातिर हौदा की कुछ प्रतियां उनके निवास पर लाया था। एक पाकिस्तानी अदीब ने उर्दू में उसका तर्जुमा किया था। उस समय वह दिल्ली से बाहर किसी सेमिनार में शिरकत कर रही थी। इस खुशखबरी ने उन्हें प्रसन्नता से अभिभूत नहीं किया। वह एकदम स्थित प्रज्ञ होकर उन्होंने स्थित प्रज्ञ होकर यह समाचार लिया। असम ही नहीं, पूरे भारत की एक पीढ़ी के लेखकों के लिए उन्होंने प्रकाशक जुटाए। राजनीति से दूर रहकर उन्होंने हर परिचित अपरिचित दुखी व्यक्ति को अपनी करुणा दी। कभी गुवाहाटी में वो मिल जाती तो कहते कि लुत्फा हानुम बेगम से कह दीजिएगा कि उनकी किताब जो है 2 महीने के अंदर आ रही है। कभी वो कमालुद्दीन नाम के हमारे असमिया विभाग के प्रवक्ता की कविताओं की बड़ी प्रशंसा करती और कहती थी उससे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। जब मैंने उनसे बताया कि मैं यहाँ मैं एक बहुत ही गोपनीय वार्ता शेयर करने जा रहा हूँ, आशा है लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि अब वो ब्रह्मलीन हो गई। जब मैंने उनसे बताया कि बनानी नाम का एक उपन्यास असम की पृष्ठभूमि में लिख रहा हूँ, उन्होंने मुझसे एक गोपनीय बात बताई। मैं अल्फा के सदस्यों से बात कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हूँ। आप उचित या अनुचित आक्रोश में आकर कठोर शब्दों का व्यवहार मत करिएगा। अपनी लेखकीय गरिमा और सत्य के प्रति निष्ठा रखकर जो उचित हो वो लिखिएगा। उन्होंने मेरे लिए प्रकाशक की व्यवस्था की और पूरी पांडुलिपि पढ़कर एक मुख्तसर पूर्ववाक भी लिखा था। जब हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक से उनकी चर्चा हुई, उन्होंने मामनी दीदी के लेखन पर प्रश्न चिन्ह लगाया और ये कहा कि राजनीतिक कारणों से वह चर्चा में है। मैंने रघुवीर सहाय को उद्धृत करते हुए कहा कि इस लड़की की कलम में ताकत है और कभी वो बहुत आगे जाएगी। मुझसे बढ़कर हिंदी समाज के वशिष्ठी मन की बात और कौन जानेगा। जब 1993 में मैंने मामनी दी से बात की, हिंदी दैनिक सेंट्रल के तत्कालीन संपादक चंद्रजेश्वर जी के पूछने पर उन्होंने अपने पसंदीदा भोजन के बारे में बताया था
कि लूची यानी पूड़ी के साथ आलू मटर टमाटर की सब्जी उन्हें पसंद है। जब मरुस्थल का सफ़र बहुत मुश्किल लगने लगता है, मैं बहुत थोड़ी मात्रा में शराब लेती हूँ। विदेश के दौरे पे मैंने अलेक्जेंडर पोप की प्रिय मदिरा चखी है, जॉन कीट्स की पसंदीदा क्लैरेट का भी स्वाद लिया है। आई लाइक इंटेलेक्चुअल मेल्स एंड देयर कंपनी, but I do not go to bed with them. I could have done this, but my sanskaras do not permit me. मैं बुद्धिजीवी विद्वान पुरुषों का सामीप्य पसंद करती हूँ, किंतु उनकी अंकशायनी नहीं होती, क्योंकि मैं अपने संस्कारों को मानती हूँ। यदि ऐसा ना होता तो शायद मैं ये कर सकती थी। ये स्पष्टवादिता मुझे छू गई और मैंने पूछा, सो योर फ्रेंडशिप इज प्योरली प्लेटॉनिक? वो बोली, नहीं, मैं अपनी दोस्ती को विशुद्ध प्लेटॉनिक नहीं मानती, क्योंकि मुझे उन पुरुषों के सामीप्य की अभिलाषा रहती है, किंतु मैत्री निष्पाप है। 1993 की घटना है ये। मैंने बार बार महसूसा है कि ऐसी स्पष्टवादिता के लिए बहुत बड़ा चरित्र और कुव्वत चाहिए। उनकी कृतियों पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है और उससे भी अधिक लिखा जाएगा। समाज की धारणाएं और मूल्यबोध भी बदलेंगे, किंतु ऐसा साहसी, संयमित और सूफियाना व्यक्तित्व, अपनी खुदी को मिटा देने की दुर्दम्य जिजीविषा वाली कोई देवी सदियों बाद देखने को मिलेगी। जो कुछ कमाया वो परिवार को ना देकर गरीबों को दिया। इष्ट देवता गणेश की तरह ज्ञान को ही सब कुछ माना और कृष्ण की तरह मामनी दीदी मानती रहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। आदरणीय मामनी दी, आप बहुत याद आती हैं। मन अपराध बोझ से त्रस्त रहता है कि ना तो आपके किसी कालजयी उपन्यास का अनुवाद कर सका और ना ही आप पर कोई किताब लिख पाया। सगी सहोदरा बहन शांति जी ने जितना स्नेह दिया, आप मुंह बोली बहन उनसे पीछे ना रहीं। मेरे अनुरोध पर आपने मेरे अनुज श्याम पांडे के असमिया में अनुदित कविता संग्रह का पुरोवाक लिखा। जब पूरी दिल्ली इंटेलेक्चुअल हेट्रेड में डूबी हुई थी, आपने फ़ोन पर मुझसे बात करने की उदारता दिखाई। जब मेरी कोई कृत प्रकाश में आती थी, आप ही सबसे अधिक प्रसन्न होती थी। वो दिन याद है जब आपने महाश्वेता देवी से मुझे मिलाया था। भगवान बुद्ध के शब्दों में एक दिन काल आता है और हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। इन शब्दों से आनंद आश्वस्त हो गए थे, किंतु मैं उनकी तरह मोह माया से मुक्त भिक्ष नहीं हूँ। ईश्वर से यही विनती है कि आपका साहित्य अमर रहे और आने वाली पीढ़ियाँ आपसे बहुत कुछ सीख सकें। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। रूपा सिंह साहिबा, बहुत धन्यवाद आने के लिए, और सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। एक बार जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी को धन्यवाद देता हूँ। और शायद अब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, इसलिए अब मैं आप लोगों से विदाई देता हूँ। नमस्कार।